Hi class 10, this is Dev Mitra, your English teacher and आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट गाइड बुक से एक और पोम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूं कि कोई भी स्टोरी या कोई भी पोएम को जब आप पढ़ रहे हो उस समय आपको अगर स्टोरी है तो स्टोरी का जो ऑथर है, जो राइटर है, उसके नेम को आप जरूर जो है उसको लर्न रखिए। और अगर कोई पोयम है तो उसके पोएट या पोएटिस का नाम जरूर आप याद रखिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है, चलिए ये पोएम को आज हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस पोएम को कितना इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ये पूरा पोएम आपके लिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा है। तो ये पोएम जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट सबसे पहले ये बता दूं इस पोएम में क्या खास है ऐसा। ये देखिए आपका पोएम जो है ये खुल गया। तो इस पोएम में ऐसा क्या खास है, हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं लाइन बाय लाइन। और जब इस पोएम को मैं डिस्कस करता हूं तो उस समय आप बहुत ही ध्यान से इसको सुनिए, ना केवल सुनिए और समझिए। हो सके तो अपना जो है नोटबुक वगैरह अपने पास रखिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इसका राइमिंग स्कीम है, इसके वर्ड्स है, इसका थीम है, ये सारी चीजों को समझना है। यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों को इसका थीम समझना है। और थीम क्या है इसका? थीम है फ्रीडम सभी को प्यारा होता है। फ्रीडम जो होता है ना, फ्रीडम का अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एक किंग भी हो और उसको किसी ने अगर बंद करके रख दिया हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू with the tiger in its natural habitat। अब देखो यहाँ पे ये पोएम हम लोग को क्या बता रहा है। इस पोएम में जो पोएट है वो हम लोगों को ये यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि टाइगर जो है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है। उसका नेचुरल हैबिटेट है जंगल। बट यहां पर टाइगर को किसी ने जू में बंद कर रखा है। अब उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो जंगल है, टाइगर को यहाँ पे जू में बंद करके रख दिया गया है। तो ये तो ठीक नहीं है टाइगर के लिए। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। यहां पर पोएम जो है, पोएम शुरुआत में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि टाइगर जो होता है वो जू में होता है। फिर हम लोगों को ये मिलेगा कि टाइगर जो है, टाइगर ये सोचता है कि जब वो जंगल में होता था तो कैसा होता था, क्या कंडीशन होता था उसका, कितना फ्री होता था, कितना इजीली वो जो अपने लाइफ को वहां स्पेंड करता था। और फिर से जो है, फिर वापस वो जू में ही वो अपने आप को पाता है। मतलब वो जू में ही था, जस्ट ड्रीमिंग कर रहा था कि वो जंगल में जब होता था तो उसके कितने ठाठ थे, वो किस तरीके से अपने आप को जो है सबसे अधिक सुपेरियर बना करके रखा था वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इस पोएम में पोएट क्या एक्सप्रेस कर रहा है।
He stalks in his vivid stripes. यहां पे ही कौन है? ही कहा गया है टाइगर को। यहाँ पे मैं आपको बता दूं फिर से कि यहाँ पे ही किसको कहा गया है। अगर हम लोग एक पेज ले ले एमएस वर्ड से तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं भी थोड़ा सा आपको इजीली मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊंगा यहाँ पे। तो आइए मैं एक पेज ले लेता हूँ एमएस वर्ड से, तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज जो है ये मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का फर्स्ट जो वर्ड है, he stalks in his vivid stripes। तो यहाँ पे ही किसको कहा गया है? यहाँ पे ही कहा गया है किसे? ही कहा गया है यहाँ पे टाइगर को। ही कहा गया है टाइगर को। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट वर्ड है हम लोगों का स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलो। स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ? फॉलो। यानी वो जो है वो घूम रहा है पिंजरे में ऐसे, एक बार वो टू फ्रो मतलब एक बार आगे एक बार पीछे, जैसा होता है ना कि वो घूम रहा है एकदम से। इन इज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब क्या होता है? विविड कलर का मतलब होता है कि उसका जो ब्राइट स्ट्राइप्स, उसके जो पंजे होते हैं एकदम से, उसको लेकर के मतलब वो बाघ जो घूम रहा है पिंजरे में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। बाघ कहाँ पे बंद है? बाघ जो है, बाघ बंद है कहाँ पे? तो एक केज के अंदर में। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। एक पिंजरे के अंदर में बाघ जो है वो बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। बाघ के जो पंजे होते हैं ना, वो एकदम से बहुत अधिक मुलायम होते हैं। पैर में जैसे आवाज नहीं आता, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आपकी जो उसके जो पंजे होते हैं उस बहुत ही अधिक वेलवेट जैसे होते हैं, मखमली होते हैं, गद्देदार होते हैं। तो एकदम कोई आवाज आपको मतलब नहीं सुनाई देता है। इन हिज क्वाइट रेज। और बाघ जो है, बाघ यहाँ पर जो है वो थोड़ा शांत भी है और गुस्से में भी है। तो गुस्से में क्यों है? तो ये तो अच्छी तरह से समझ रहे हो। गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है। शांत थोड़ा इसलिए है क्योंकि वो कुछ बेचारा वो कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है हम लोगों को क्या दिखा रहा है? फर्स्ट स्टैंजा हम लोगों को दिखा रहा है कि एक बाघ जो है वो पिंजरे में बंद है, टू एंड फ्रो वो आगे पीछे वो टहल रहा है, और उसके जो पैर है, पैरों पे कोई निशान नहीं क्योंकि गद्देदार होते हैं। बाघ गुस्से में भी है, थोड़ा सा शांत भी है। सेकेंड स्टेंजा अगर हम लोग देखते हैं, ये देखो हम लोगों का जो सेकेंड स्टेंजा है, मैं थोड़ा सा आपको ले आता हूं यहाँ पे। ये सेकेंड स्टेंजा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब सबसे पहले इसके मीनिंग को फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे जो ही है, ही किसको कहा गया? तो ही तो टाइगर को कहा गया। तो टाइगर ये अब जो है ना वो पिंजरे से कहा चला गया? वो सोचते सोचते कि वो जंगल में, जब वो जंगल में था, जिस समय जंगल में वो हुआ करता था, उस समय वो कैसा हुआ करता था वो सोचता है। तो यहाँ पे लर्किंग,
लर्किंग का मतलब क्या होता है? लर्किंग का मतलब होता है छिपना, यानी कि हाइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, LURKING, लर्किंग। लर्किंग मतलब क्या होता है? हाइड, यानी कि छिपना। वो छिपता था कहाँ पे? इन शैडो। आमतौर पर शैडो का मतलब तो हम लोग कहते हैं परछाई, बट यहाँ पे शैडो का मतलब क्या? शैडो का मतलब हो गया अंधेरे में, ठीक है। अंधेरे में छिप जाता था, और भी कैसा अंधेरा? जहां पे ग्रासेस होते हैं, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि लंबे लंबे जो घास होते हैं ना, उनमें वो ऐसे छिप जाता था, जैसे आमतौर पर हम बिल्लियों को देखते हैं किसी चीज में घुसा हुआ होता है, तो वैसे ही टाइगर जो है उन घास के अंदर में वो स्लाइड करके, मतलब एकदम से दबे हुए, एकदम से जो है वो छिपा हुआ होता था। और क्यों छिपा होता था उसका एक रीजन भी है। और कहाँ होता था छिपा हुआ? नियर द वाटर होल, किसी पानी वाले जगह के पास, जैसे कोई तालाब हो गया, कोई पानी का झील हो गया, कोई ताल हो गया, जहां पे वो जानवर लोग पानी पीने के लिए आते हैं, उस जगह पर टाइगर क्या करता था? वहां पे छिपा हुआ होता था। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प का मतलब होता है थोड़ा से हट्टे कट्टे मोटे मोटे जो हिरन होते हैं, वो सब वहां पे पानी पीने के लिए आते थे। और टाइगर महाशय जो है अपना, टाइगर महाशय वहां पे छिपा हुआ होता था घासों के बीच में, और वहां पे वेट करता था टाइगर का। टाइगर का वेट करके जो है, और मतलब वो हिरन का वेट करता था उनको पकड़ने के लिए। और ये सारा चीज टाइगर जो है वो पिंजरे में सोच रहा है। यानी कि जो फर्स्ट स्टैंजा है वो आपको ये दिखा रहा है कि एक टाइगर पिंजरे में बंद है, और वो टू एंड फ्रो, वो वहां पे वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, गुस्से में भी है, थोड़ा सा शांत भी है। और वो सोचता है कि इस समय, मतलब जब वो जंगल में था तो वो क्या करता था। तो जंगल में इस समय वो क्या करता था? लंबे लंबे घास के बीच में छिपा हुआ होता था, जहां पे कोई पानी का ताल होता था, और वहां पे जो मोटे मोटे हिरन आते थे, उसको पकड़ने का वो वेट करता था। फिर आगे देखिए, यहाँ पे जो है, फिर यहाँ पे है, ही शुड बी नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको मिलता है नार्लिंग। ये नार्लिंग वर्ड क्या है? इसमें एस साइलेंट होता है, SNARLING। इसका मतलब क्या होता है? नार्लिंग। नार्लिंग का मतलब हो गया आपका जो रोरिंग होता है, यानी कि जो दहाड़ है, रोर, यानी कि जो दहाड़ होता है बाघ का। तो नार्लिंग कहाँ नार्ल करता था वो? अराउंड हाउसेस। जो गरज होता है बाघ का, एक जो गर्जन जो वो, जब वो किया करता था एट द जंगल से, चिल्लाता था कहाँ से? वो गर्जन कहाँ से करता था? एकदम जंगल से। और वो एकदम लोग दहशत में आ जाते थे बाघ का गर्जन। बियरिंग इज व्हाइट फैंग्स। अब देखो यहाँ पर जो है ना, सॉरी, बियरिंग इज व्हाइट फैंग्स। फैंग्स का मतलब क्या? जो हमारे कैनाइन होते हैं ना, वो फैंग, जो बड़े बड़े जानवरों के जो कैनाइन होते हैं उसको हम लोग फैंग कहते हैं। फैंग का मतलब होता है वो टीथ, फ्रंट टीथ है ना, फैंग, है ना। फैंग का मतलब क्या हो गया? फैंग का मतलब हो गया वो नुकीले वाले जो दांत होते हैं, उसको हम लोग जो है यहाँ पे फैंग कहेंगे। यानी कि कैनाइन जो होता है ना, उसको हम लोग फैंग कहेंगे। नुकीले जो दांत होते हैं उसको हम लोग फैंग कहेंगे। हीज क्लॉज, उसके जो पंजे होते थे उसको भी वो चमकाता था। टेरराइजिंग द विलेज, और पूरा का पूरा विलेज उससे एकदम टेरराइज हो जाता था, डरता था सब लोग उससे। यानी फिर से एक बार देखो, जो स्टैंजा वन है, स्टैंजा वन में हम लोग को क्या मिल रहा है? स्टैंजा वन में हम लोगों को मिल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले टाइगर जो है, टाइगर कहाँ है? टाइगर को दिखाया जा रहा है एक केज के अंदर में, एक पिंजरे के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे टाइगर जो है, टाइगर वहां पे टू एंड फ्रो वहां पे वो मूव कर रहा है। और उसके बाद टाइगर क्या कर रहा है बेचारा? वो सोच रहा है, वो थोड़ा सा शांत भी है, थोड़ा गुस्से में भी है, सोच रहा है उसका अपने पुराने दिनों के बारे में, सोच रहा है कि वो जंगल में जब था इस समय, तो उस समय वो क्या करता था? वो
किसी पानी वाले जगह पे जहाँ पे मोटे मोटे हिरन आते थे, वहां पे वो लंबे लंबे घासों के बीच में वो छुपा हुआ होता था, वेट करता था हिरन को पकड़ने के लिए। उसके बाद जो है इस समय उसे कहाँ होना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए, या फिर होना चाहिए जंगल में जहां से वो दहाड़ लगाता था जोर से, अपने दांतों को चमकाता था, अपने पंजों को चमकाता था, और उसके दहाड़ से, उसके वो दांतों से, उसके पंजे से पूरा का पूरा गांव जो है एकदम डर के मारे सभी लोग थर थर कांपने लगते थे। अब फोर्थ स्टेंजा जो है इसमें फिर से टाइगर को यहाँ पे दिखाया गया, कहाँ पे, वहीं वापस जो है कि वो ये सब चीज को वो सोच रहा था कि उसे कहाँ होना चाहिए था, अभी वो लोग कहाँ है, बट ही हैज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते कि ही इज लॉक्ड। क्यों? क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है, तो ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे पढ़े कि ही हैज लॉक्ड, तो मतलब उसने खुद को तो बंद करेगा नहीं, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब जो है बेचारा टाइगर जो है वो एक सीमेंट का मतलब पत्थर का, कंक्रीट का मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर का एक सेल यानी कि कैद खाना, जेल का जो कोठरी होता है उसमें उसको बंद कर दिया, जिसको हम पिंजरा कहेंगे। His strength behind bars मतलब सलाखों के पीछे उसका ताकत यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि बेचारा बाघ जो है कितना भी अधिक ताकतवर क्यों ना हो, बट वो कंक्रीट सेल को और उसके बार्स को, बार का मतलब सलाख होता है, उसको तो तोड़ नहीं सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉकिंग का मतलब होता है फॉलो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे STALKING, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, फॉलो, FOLLOW, फॉलो। तो वो बेचारा क्या कर रहा है, बस वो पिंजरे में वो घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, और पिंजरे की लंबाई को नाप रहा है, इसके अलावा कोई उसके पास में उपाय नहीं है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो लोग उसको देखने के लिए आते हैं उसको इग्नोर करता है। कभी कभार आप देखते होंगे कि जब आप जाते हो किसी जू में या किसी चिड़ियाघर में, किसी मतलब जानवर को देखते हो, तो बेचारा जानवर जो है ना वो इंसानों को देख कर अपना चेहरा ऐसे यूं घुमा लेता है कि कितना देखेंगे तुम लोगों को, यहाँ पे जाओ यहाँ से। ऐसा लगता है जैसे वो मिलना ही नहीं चाहता है इंसानों से। तो यहाँ पे बाघ जो है वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। He hears the last voice at night, the patrolling car. पेट्रोलिंग कार क्या होता है पता है? पेट्रोलिंग कार होता है जो, ऐसे तो पेट्रोलिंग कार हम लोग जनरली पुलिस की गाड़ी को भी हम लोग पेट्रोलिंग कार कहते हैं, बट एक पेट्रोलिंग कार जो होता है वो किसी जू में या किसी मतलब कि जो पार्क होता है उसमें होता है, वो देखता है घूम करके कि कौन सा जानवर कहाँ पे रह गया, या कहीं कोई जानवर जो खुला हुआ तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम, तो एक वो जो है ना, एक वो राउंड लेते हैं। तो टाइगर जो है वो बेचारा रात के समय जो लास्ट जो आवाज सुनता है, वो आवाज सुनता है पेट्रोलिंग कार का। एंड स्टेयर्स विथ ब्रिलियंट आईज, यहाँ पे मतलब स्टेयर्स का मतलब क्या, देखना, देखता है, बड़े ध्यान से देखता है। क्या देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, दूर दराज का जो स्टार्स है उसको वो देखता है। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो पोयम है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने किसी गाइड बुक से, या यहाँ पर मतलब कि कुछ मतलब होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग है, चाहे कोई गाइड बुक का यहाँ पे मदद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइड बुक से लिया गया मतलब हमेशा आपका काम नहीं आता। यहाँ पे मैंने अपने सेंस का यूज किया, अपना विट का यूज किया। आप भी यहाँ पर इसको पूरा पोएम को पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में बाघ को दिखाया गया, कहाँ पे, पिंजरे के अंदर में। बाघ क्या कर रहा है? टहल रहा है, यहाँ पे आगे पीछे टहल रहा है। गुस्सा भी है, थोड़ा सा शांत भी है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि जो है वो किंग ऑफ फॉरेस्ट है। शांत क्योंकि बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर वो सोचता है कि इस समय उसे कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, कहाँ पे, अंधेरे में छिपा हुआ होना चाहिए था, लंबे लंबे घासों के बीच में होना चाहिए था, जहां पर कोई पानी होता है, पानी का कोई जगह होता है, जहां पे मोटे मोटे हिरन आते हैं, वहां पे होना चाहिए था, उसे पकड़ना चाहिए था, शिकार करना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर वो जो है फिर सोचता है कि जो है अभी उसे जंगल में होना चाहिए था, जंगल में वहां से जो दहाड़ता, अपने दांतों को चमकाता, अपने पंजों को चमकाता, और उसके दहाड़ से पूरे गांव के लोग जो वो डरते थे। उसके बाद फिर हकीकत उसके सामने एक बार फिर से कि वो कहाँ है, उसे बंद कर दिया गया है कंक्रीट सेल के अंदर में, पत्थर का जो सेल है उसमें बंद कर दिया गया है।
उसका ताकत यहाँ पे बिल्कुल फेरियोर है, क्योंकि वो बिहाइंड द बार यानी सलाखों के पीछे कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ लंबाई नाप रहा है, केज का आगे पीछे घूम रहा है, और जो विजिटर्स है, आने वाले जो लोग हैं, उसको सिर्फ जो है इग्नोर कर रहा है। एंड ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय में अंतिम आवाज जो सुनता है वो क्या होता है, एक पेट्रोलिंग कार का आवाज होता है, और उसके बाद वो देखता है उसको, और फिर तारों को देखता है। यही बाघ का जिंदगी, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर किसी का अगर आजादी छीन जाए तो उसकी हालत जो है वो क्या हो जाती है यहाँ पे। फिर अब देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके राइमिंग स्कीम को। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखो, मैं एक स्टैंजा का आपको करके दिखाता हूँ, आपको कैसे राइमिंग स्कीम किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन का लास्ट वर्ड है वो उसको हमको लिख लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो राइमिंग स्कीम के लिए मैं बता देता हूँ आपको। राइमिंग स्कीम, देखिए फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, स्ट्राइप्स, एस टी आर आई पी ई एस, जिसको हम स्ट्रिप्स भी कुछ लोग पढ़ते हैं, स्ट्राइप्स भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, केज, सी ए जी ई। उसके बाद है क्वाइट, क्यू यू आई टी ई, क्वाइट। और उसके बाद हम देखते हैं रेज। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट जो हम लोगों का जो है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, जैसा कि रूल है। सेकेंड को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब देखो कौन सा राइमिंग कर रहा है, केज और रेज, ये राइमिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बी लिख देते हैं। और ये जो बना ये हो गया हम लोग का सी, यानी हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। अब उसी तरीके से हम लोग जो है इसको सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं। शैडो, ग्रास, होल, पास। तो शैडो को हम लोग ए मान लेंगे, ग्रास को बी मान लेंगे, और ग्रास के साथ क्या राइमिंग कर रहा, पास, यानी ये भी बी हो गया, तो होल क्या बन गया, सी। फिर हम लोग जो है फिर दूसरे स्टैंजा में आते हैं हम लोग, ये थर्ड स्टैंजा में। हाउसेस, एज, क्लॉज, विलेज। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को राइमिंग कर रहा है, यहाँ पे हाउसेस उसको हम लोग जो है ए मान लेंगे, एज को यहाँ पे बी मान लेंगे, क्लॉज को सी मान लेंगे, और एज और विलेज जो है यहाँ पे ये राइमिंग कर रहा है, तो इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो यहाँ फिर से ए बी सी बी। फोर्थ स्टैंजा में आते हैं। फोर्थ स्टैंजा में हम लोग देखते हैं सेल, बार्स, केज, विजिटर्स। तो यहाँ पे सेल इसको ए मान लो, बार्स को बी मान लो, और बार्स के साथ विजिटर्स का साउंड राइमिंग कर रहा है, वैसे जो इनिशियल्स है वो भी राइमिंग कर रहे हैं। तो बार्स और विजिटर्स हो गया बी, केज हो गया सी। तो यहाँ पर भी ए बी सी डी। और सबसे लास्ट जो स्टैंजा है हमारा वो है नाइट, फिर कार्स, फिर आइस, फिर स्टार्स। नाइट को हम ए मान लेंगे, कार्स को हम बी मान लेंगे, आइस को सी मान लेंगे। तो कार्स और स्टार्स हमारा जो है वो राइमिंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया बी, यानी ए बी सी बी। तो यहाँ पे जो इंटायर राइमिंग स्कीम है, यानी कि जितने भी यहाँ पे जो है माने क्या कहते हैं कि जितने भी आपके जो इसमें स्टैंजास है, ये सभी स्टैंजास में आप चेक करोगे तो इसका जो राइमिंग स्कीम आपको क्या मिलेगा, ए बी सी बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दी एंटायर राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी। ये हम लोगों का पूरा एंटायर राइमिंग स्कीम है। पूरे पोएम में जितने भी स्टैंजास है हम लोगों को मिलता है यहाँ पे 5 स्टैंजास, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3, स्टैंजा 4, स्टैंजा 5। तो जितने भी स्टैंजास है, ये जितने भी स्टैंजास है, सभी स्टैंजास का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी। ठीक है, लोग चलते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए एक बार फिर से ये पूरा पोएम हम लोग ले लेते हैं। और देखिए इस पोएम को जब हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पे ऐसे तो आप लोग फिगर ऑफ स्पीच जरूर पढ़े होंगे, या फिर भी आपके कॉन्वेनियंस के लिए यहाँ पे मैं पेज जो है ले लेता हूँ और इसी पे मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। क्योंकि देखिए फिगर ऑफ स्पीच के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर जो है आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच का ना नॉलेज आपको थोड़ा सा रखना होगा। सबसे पहले तो ये बताते हैं आपको कि जैसे कि देखो यहाँ पे हर एक लाइन में जो है, हर एक लाइन में देखो फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं है, बस यहाँ पे एक जगह है फिर यहाँ। तो ये लाइन बाय लाइन जब फुल स्टॉप नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंजैबमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जब आपको मतलब ये नहीं मिलता है, फुल स्टॉप नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग कहेंगे एंजैबमेंट। तो एंजैबमेंट जो होता है ये आपको मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो बेसिकली आपको फुल स्टॉप नहीं रहने पर हम लोगों को लगाना चाहिए, और इसको एंजैबमेंट कहा जाता है। ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि देखो जितने भी आप स्टैंजास देख रहे हो, फुल स्टॉप जो है ना वो मतलब एक एक जगह पर लगा हुआ, पूरा एंटायर कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, देख सकते हैं कि इसमें पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यहाँ क्यों पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन है कि यहाँ पे जो टाइगर है उसको ही कह करके पुकारा गया है, टाइगर को ही कहा गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैं बताऊं आप लोग को, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी लाइफलेस या किसी ऐसे चीज को वर्ड्स के जरिए उसको मतलब एक उसको नया आयाम दे देना, ठीक है। जैसे टाइगर को हम लोग आमतौर पर मतलब उसको उस तरीके से हम लोग नहीं उसको दिखाते हैं जिस तरीके से इस पोएम में उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे टाइगर को बहुत अधिक मानवीयकरण किया गया है, इसलिए हम लोग इसको हम लोग कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा जो है इसमें मेटाफर का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे टाइगर का जो उसका जो पैड होता है वो क्लॉ को वेलवेट से कंपेयर किया गया। तो मेटाफर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कंपेयर करता है, तो ये मेटाफर हो गया, ठीक है। तो ये मेटाफर का भी इस पोएम में जो है यूज किया गया है। इसके अलावा हम लोग इसमें ऑक्सीमोरन, जिसको ऑक्सीमोरन भी कहते हैं, तो ऑक्सीमोरन या ऑक्सीमोरन इसका भी यहाँ पे यूज किया गया। भैया ऑक्सीमोरन क्या होता है, ये जो है ना ये दो अपोजिट वर्ड को लेता है। जैसे देखो फर्स्ट स्टैंजा में आपको मिलता है क्या, क्वाइट रेज। तो क्वाइट का मतलब शांत होता है और रेज का मतलब गुस्सा होता है। तो जो शांत है वो गुस्सा कैसे कर सकता है, और जो गुस्सा होगा वो शांत कैसे हो सकता है, दो अपोजिट वर्ड है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरन या ऑक्सीमोरन, जो भी आप बोलना चाहो, यहाँ पे मीनिंग से मतलब रखना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीमोरन का यहाँ पे यूज किया गया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, यानी कि रिपीटेशन ऑफ ए साउंड इन द सेम सिलेबल। अगर कोई साउंड सेम लाइन में आता है तो एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा वर्ड हम लोगों को, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है, यहाँ पे एलिट्रेशन के लिए हम लोग एक बार देखिए, अलिट्रेशन के लिए यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड तुमने, हाँ ये देखो, ही हेयर्स एक साथ है, एच साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ही हेयर्स हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों को और भी मिल सकता है, यहाँ पे जैसे देखो, हाँ प्लम्प डियर पास, तो ये सेम लाइन में प्लम्प है, पास है, तो पी साउंड है। इस तरह से आप खुद भी बहुत सारा खोज सकते हो। इसके अलावा आपको मिलता है क्या, एक आपको मिलता है क्या, ऑन माटोपिया। ऑन माटोपिया क्या है, ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अब ये ऑनमाटोपिया क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ऑनमाटोपिया जो होता है ना, ये एक तरह का ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो एनिमल के साउंड से बेस करता है। यानी कि जैसे कि नार्लिंग जो है, नार्लिंग यानी बाघ का जो
रोरिंग है उसका जो दहाड़ है ये यहाँ पे ओनमाटोपिया को यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा जो है आपको एसोनेंस है और कॉन्सोनेंस है। तो एसोनेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं पहले लिख देता हूँ कि एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या होगा जानते हो? तो वॉवेल साउंड आएगा उसको हम लोग एसोनेंस कहेंगे। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एसोनेंस का। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ हिज ब्रिलियंट, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एसोनेंस के लिए विथ लिख देता हूँ और फिर मैं हिज लिख देता हूँ और ब्रिलियंट लिख देता हूँ। अब इसमें देखो आई साउंड जो है ना ये वॉवेल साउंड है, ठीक है। ये देखो ये आई साउंड आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट में भी विथ में भी आई, हिज में भी आई, ब्रिलियंट में भी आई। तो ये जो है ना ये हो गया एसोनेंस, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड को यहाँ पे रिपीट कर रहा है। और कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंस का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए भी हम लोग कोई वर्ड को यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हिज बार्स है ना, तो यहाँ पे हिज और मैं ले लेता हूँ बार्स। ये देखो दोनों के लास्ट में एस एस, तो एस साउंड यहाँ पे, तो ये हो गया कॉन्सोनेंस। तो ये सारे मतलब जो यहाँ पर जो है देख रहे हो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे इस पोएम में मैंने आपको बताया पोएम के पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया, राइमिंग स्कीम मैंने बता दिया, साथ में मैंने फिगर ऑफ स्पीच बता दिया। और पोएट का नाम जो है ये माइंड में रखिएगा, लेस्ली नॉरिस। और इसको आप चाहे तो लाइन बाय लाइन पढ़े, समझे और नोट्स बनाए। और आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म का जो आपको सिलेबस है क्लास 10 इसमें ये आ रहा है। किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें आप जो है इसमें जरूर जो है मुझे ये लिखे, कमेंट करें। इससे तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज के समय में हर चैनल का अपना एक इम्पोर्टेंस है, मगर एजुकेशनल चैनल का जो जो आपका सबसे बेस्ट पार्ट है, एजुकेशनल चैनल का आज के समय में शायद बहुत ही कम इम्पोर्टेंस रह गया है। शायद हो सकता है कि हमारा जो जनरेशन है, हमारा जनरेशन अब एजुकेशन से शायद बहुत ज्यादा मतलब क्या बोला जाए, ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। बट जरूर आप कमेंट कीजिए, आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर डिस्कस कीजिए, है ना। ताकि जो है आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो। और कमेंट्स कीजिए, अगर किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप लिखिए कि इस चैप्टर को सर एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। देखते रहिए देव क्लासेस और बढ़ते रहिए आगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।